प्रश्न होता है वो दो तरह से पूछा जाता है। एक तो गांधी जी का विचार या गांधी जी का दर्शन, और दूसरा जो गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, है ना। तो जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, इसमें जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है अहमदाबाद मिल आंदोलन, दिस दैट। विचार और दर्शन से आजकल ये सारे जो आयोग हैं इन सब सवालों को पूछते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं। इसका भी कारण है, हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी प्रकृति बदल गई, उसका नेचर बदल गया, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक, इससे पहले तक जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो मध्य वर्ग, और जो आंदोलन से जुड़े लोग थे वो मध्य वर्गीय चरित्र के लोग थे। यहाँ से आके सामान्य जनता जो उस समय किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, तो यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टर्निंग पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्थान बिंदु है, कैसे, उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरा है विचार, क्योंकि ये जितने भी आंदोलन हैं इनका जो स्वरूप है, इनकी जो प्रकृति है वो गांधी जी के विचार से प्रेरित है। तो सबसे ज़रूरी है कि गांधी जी के विचार को थोड़ा जाना जाए कि गांधी जी का दर्शन, विचार, हालांकि गांधी जी मानते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है ना, लेकिन फिर भी गांधीवाद है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग किताब या सामान्यतः कोई भी पुस्तक, नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो जब गांधी जी के विचार या दर्शन की बात करेंगे तो विभिन्न दर्शनों से जोड़ के उनको दिखाया जाता है। कभी गांधी जी का अहिंसा बौद्ध धर्म से प्रभावित था, सत्य यहाँ से लिया गया था, ये दिस दैट, ठीक है। तो ये परीक्षा में आप लिखें, नाम गिनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, 1-2 अंक बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि ये गांधी जी का जो विचार था मूलतः वो एक दर्शन पे आधारित था। हम जानते हैं कि गांधी जी, एक पुस्तक गांधी जी को सबसे अधिक प्रिय थी जिसको लेके चलते थे, वो गीता, ठीक है। गीता गांधी जी को इसलिए प्रिय थी कि इसमें ज्ञान के साथ साथ या भक्ति के साथ साथ कर्म या क्रिया की भी प्रेरणा है। जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो ये बताते हैं कि कर्म करना सबसे ज़रूरी है, निष्काम कर्म करना, कर्म करिए और फल की चिंता न कीजिए, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गांधी जी चूँकि जो भी आंदोलन या जो कुछ भी कर रहे थे वो सब और सबका सब सामाजिक परिवर्तन के लिए था। किस लिए? तो समाज जो है उसमें परिवर्तन हो, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन कर्महीन समाज में नहीं हो सकता, इसके लिए कर्म करना जरूरी है। तो इसलिए गांधी जी को गीता सबसे प्रिय थी। और गीता में हम जानते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं तो कहते हैं ये सब कुछ हम ही से निकला है और हम ही में समा जाना है।
ठीक। तो इसमें एक जोक है, एक कवि हैं, बहुत फेमस कवि हैं, वो एक बहुत मजाकिया लहजे में कहते हैं कि जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिया तो कृष्ण आदि कवि हैं जिन्होंने एक कविता सुनाई जो गीता के 18वें अध्याय के रूप में नहीं है, और फिर पूछा कि बेटा और सुनोगे? तो अर्जुन ने कहा इससे बेहतर है लड़ के मर जाना, और फिर शस्त्र उठा लिया। तो ये तो मजाक की बात हुई है ना, नहीं राम बालक जी? हाँ, तो गीता मूलतः एक दर्शन है, अद्वैत, सब कुछ हम ही से निकला है और सब कुछ हम ही में समा जाना है, यानी कि दो नहीं है, सब कुछ एक ही है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है ना। और ये अद्वैत जो शंकराचार्य का दर्शन है, आप जानते हैं शंकराचार्य का दर्शन है, ये वेदांत आधारित दर्शन है, इसको वेदांत भी बोलते हैं। पीटी में हम आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ पीटी में, तो वेदांत उपनिषद पे आधारित है, औपनिषदिक दर्शन है। तो अद्वैत मूलतः ये बताता है कि ब्रह्म जो है एक ही मूल चीज है, ठीक है, और बाकी जो जगत है ये क्या है? माया है, मिथ्या है, जो कह लीजिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य का फेमस डायलॉग है। और इस माया को भ्रम या अज्ञान के कारण, भ्रम के पीछे अज्ञान काम करता है, हम लोग वास्तविक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। शंकराचार्य इसके लिए रस्सी और सांप का प्रयोग करते हैं, और फिर जो भ्रम है और संदेह में भेद करते हैं कि संदेह जो होता है वो उसमें दो विकल्प होते हैं और भ्रम में एक ही विकल्प होता है। अगर आप अंधेरे में रस्सी देख के भाग गए सांप सांप चिल्लाते हुए तो ये आपका भ्रम है। अगर आप रुक के देख रहे हैं कि रस्सी है कि सांप है तो वहाँ दो ऑप्शन है, संदेह। तो यहाँ आदमी माया जो है वो भ्रम के कारण है, अज्ञान के कारण। ये अज्ञान का अंधेरा जैसे ही मिटेगा ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का आपके अंदर आभास होगा। कहने का तात्पर्य ये कि अगर गांधी मानते हैं कि मनुष्य मूलतः क्या है? नैतिक है, नैतिक होता है, तो ये नैतिकता जो उसके अंदर का ब्रह्म है, जो उसके अंदर का ईश्वर है, वही है। और अगर मनुष्य मूलतः नैतिक होता है और सब उसी ब्रह्म से निकले हैं तो किसी तरह का भेद भी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई रंग नहीं, है ना। तो अंग्रेज में भी वही ईश्वर है और भारतीय में भी वही ईश्वर है, ब्राह्मण में भी वही ईश्वर है और शूद्र में भी वही। हालांकि ब्रह्म और ईश्वर में भेद किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ समझने के लिए बता रहा हूँ। दर्शन कहेगा कि ब्रह्म और ईश्वर में भेद है, बहरहाल तो कोई अगर भेद नहीं है, सब में वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, और मनुष्य मूलतः क्या है? उस कारण से नैतिक है, तो ये नैतिकता माया या अज्ञान के कारण कुछ समय के लिए शिथिल पड़ गई है, सो गई है। अगर मनुष्य को भ्रम हो गया है किसी भी तरह का, तो यानी कि ये नैतिकता में ईश्वरीय जो मूल तत्व है उसमें कहीं ना कहीं भ्रम या अज्ञान का पर्दा चढ़ गया है, बाधा उपस्थित हो गई है। तो इस अज्ञान को आप ज्ञान या सत्य के मार्ग से सामने वाले को बता सकते हैं, उसको आभास करा सकते हैं, बोध करा सकते हैं कि आप जो जानते हैं वो क्या है?
असत्य है, अज्ञान है, और सत्य ये है। यही क्या है? सत्य का आग्रह है, सत्याग्रह है। यही है सत्याग्रह। सामने वाले को सत्य का ज्ञान कराना, बोध कराना, बोध कराना, यही सत्याग्रह है ना। अब सत्याग्रह का भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। जो सत्याग्रही है उसका सत्य पे टिके रहना, सत्य के प्रति आग्रह, और जिसको बोध कराना है उसके लिए सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह मतलब सामने वाले को सत्य का बोध कराना, और स्वयं जो व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है उसका भी उस सत्य के प्रति निष्ठा रखना, टीके रहना। इसमें एक कहानी फेमस है गांधी जी वाली, कि गांधी जी के पास एक बुढ़िया गई और उसने कहा कि मेरा पोता बहुत गुड़ खाता है, इसको समझा दीजिए, आप तो बाबा हैं। गांधी जी बोले कि ठीक है माता जी, 1 सप्ताह बाद आइए इसको ले। तो फिर बुढ़िया गई तो गांधी जी बोले कि बेटा गुड़ नहीं खाना, इससे दांत सड़ जाता है। बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया, बोली कि यही बात आप 1 सप्ताह पहले बोल सकते थे। तो गांधी ने कहा कि 1 सप्ताह पहले तक मैं भी गुड़ खाता था। यानी कि सामने वाले को जो सत्य आप बताने जा रहे हैं, स्वयं आप उस सत्य पर टिके हैं कि नहीं, आपका उसके प्रति निष्ठा है कि नहीं। विश्वास यहीं से पैदा होता है, नेतृत्व का गुण यहीं से विकसित होता है। आज आप नेताओं की बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि नेता क्या है, वो आपको बताएगा कि ये है, वो है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसका उस सत्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी उनकी बात को सीरियस आज नहीं ले रहा। अगर नेता सत्य के प्रति निष्ठा रखने लगे तो लोग उसकी बातों पे विश्वास करेंगे। तो सत्याग्रह का ये महत्व है, और सत्याग्रह का ये अर्थ है सत्य का आग्रह और सत्य के प्रति आग्रह। अब सत्य शब्द बहुत बार बार आया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी, पहले कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, गांधी ने इसको बदल के क्या कर दिया, सत्य ही ईश्वर है। यानी कि साधना किसको है, सत्य को, ईश्वर स्वयं ही सध जाएंगे। यानी गांधी की नज़र में सत्य का बहुत महत्व है। सत्य का सीधा लेना देना किससे है, सत्य ही नैतिकता है। अगर आप नैतिक हैं तो यानी आप सत्य के मार्ग पे हैं। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं और नैतिक हैं तभी आप में आत्मबल होगा। इसलिए एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कि सत्याग्रही कायर नहीं है, उसमें आत्मबल होता है ना, वो उत्सर्ग की भावना से प्रेरित है ना, तो वो कायर नहीं है, उसमें आत्मबल होता है। यही आत्मबल उसको उत्सर्ग की प्रेरणा देता है कि समाज के लिए कुछ करना है, तभी वो उस पे टिके रहता है और सामने वाले को तभी हिला सकता है जब वो सत्य पर टिका रहे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा को क्यों नहीं रोके? हाँ, ये जैसे एक सवाल है, पूछा जाता है, एक बार गांधी से पूछा गया कि कायरता और हिंसा में आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे, या हिंसा रोकने से उन्होंने इनकार क्यों कर दिया। तो इसका पहला जवाब ये है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो स्वतः स्फूर्त था, वो नेतृत्व विहीन हो गया था, और गांधी जी उस समय नेतृत्व नहीं कर रहे थे। ठीक, पहली बात तो हिंसा हो रही थी। अब जो परिवर्तन था, चूँकि मैंने बताया कि गांधी जी मूलतः परिवर्तन चाहते थे। गांधी ने कहा था कि कायरता और हिंसा में चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं, क्योंकि कायर व्यक्ति कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाता, संभव नहीं है उससे। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मान लीजिए कि किसी भी तरह का फीस वृद्धि के लिए छात्रों ने आंदोलन किया, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने सभी दोस्तों को कहा कि कल आना है पटना कॉलेज गेट पे
लेकिन किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ठीक, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी दौरान पुलिस से आपकी बकझक होगी। अब आपके कई मित्र होंगे, एक मित्र होगा जो रूम पर आराम कर रहा है कि आज क्लास भी नहीं होगा और क्यों हम उस झंझट में पड़े, जो होगा सो देख लेंगे, फ़ायदा तो हमको मिलेगा जो होगा। एक है कि आपके साथ है, लेकिन किसी पुलिस वाले ने आपके साथ मिसबिहेव किया और उसने उसको एक थप्पड़ जमा दिया, अब हो गई हिंसा। अब एक है कि जो रूम पे है, बैठा हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, बाबूजी मना करते हैं कि लफड़ा में नहीं पड़ना, वो कायर है, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता, केवल उस परिवर्तन का लाभ लेना चाहता है। गांधी जी को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। स्वाभाविक है कि आपको भी चुनना पड़े तो उसी मित्र को चुनेंगे जिसने आपके लिए थप्पड़ चला दिया, हिंसा कर। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन चाहता है, भले ही उसने रास्ता गलत चुन लिया, कुछ देर के लिए उसकी नैतिकता छिप गई, है ना, तो उसको समझाएंगे बाद में। गांधी जी मानते हैं कि मनुष्य मूलतः नैतिक है, और उस पुलिस वाले को भी समझाएंगे, सत्य का बोध कराएंगे कि तुम हम ही में से एक हो, हम जिस परीक्षा या तैयारी कर रहे हैं वहीं से तुम आए हो। तो ये है, तो गांधी जी का ये था सत्याग्रह, जो बार बार पूछा जाता है कि गांधी का सत्याग्रह क्या। इस बार एक क्वेश्चन रहना चाहिए। सत्याग्रह 66वीं में पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के विचार से कुछ न कुछ पूछा जा रहा है, गांधी जी का सत्य, गांधी जी का वर्ण, गांधी जी का राज्य कैसा हो। हाँ गांधी जी का, हाँ क्वेश्चन गांधी जी का ट्रस्टीशिप। तो अब मान लीजिए कि गांधी जी का राज्य देखें, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गांधी जी जिस राम राज्य की कल्पना करते थे, उस राम राज्य का मूल जो आधार था वो नैतिकता पर आधारित था। मनुष्य मूलतः क्या है? नैतिक है। और जब सभी व्यक्ति नैतिक होंगे, गांधी जी कहते थे कि मेरे राज्य में पुलिस और सेना की ज़रूरत नहीं होगी। अर्थव्यवस्था, ये भी हम देखते हैं कि गांधी जी के राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी या कैसी होगी, कैसी हो सकती थी, क्या कल्पना उन्होंने किया था, ठीक। गांधी जी के राम राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी हो, है ना। तो गांधी जी की जो संकल्पना थी उसका सिस्टम चले कैसे, ऑपरेट क्यों। तो हम ये जानते हैं कि गांधी जी मनुष्य को नैतिक मानते हैं, सबको एक ही ईश्वर से उत्पन्न मानते हैं, तो वो जाति नहीं मानते, जाति वो नहीं मानेंगे। लेकिन गांधी जी वर्ण को मानते थे, ठीक। वर्ण को इसलिए मानते थे कि जैसा हम लोग पढ़ते हैं, जब वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण क्या था? कर्म आधारित था, है ना। और उत्तर वैदिक काल में वो आते आते जन्म आधारित हो गया। तो गांधी जी वहाँ ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण पैदा हुआ वो कर्म यानी शिल्प से पैदा हुआ, है ना। तो गांधी जी इसी चीज़ को उठाते हैं कि जो वर्ण है वो कर्म आधारित होना चाहिए, और वर्ण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गांधी जी की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ गांव अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई हैं और गांव की सारी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पे ही पूरी होती हैं। यजमानी पर था। हाँ, इसीलिए गांधी जी यजमानी को मानते हैं, बिल्कुल सही, कि गांधी जी यजमानी को इसीलिए स्वीकार करते हैं कि जैसे लोहार है वो आपका काम कर दिया, नाई आपका काम कर दिया, सब जो धोबी हैं सब आपका काम कर दें और उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी, ठीक। तो गांधी जी इसीलिए जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, इनका समर्थन करेंगे, वो बड़े उद्योगों का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में वो जैसे गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा, यानी कि वो किसका समर्थन करते हैं? हस्तशिल्प का, ठीक है ना। तो ये
कि यजमानी प्रथा हो, वर्ण हो, कर्म आधारित हो, सारी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पे पूरी हो। ठीक। और अगर मनुष्य नैतिक है ऐसे, तो झगड़ा तो कम ही होगा। ऐसे समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कम होगा। जहाँ लोग स्वार्थ से प्रेरित नहीं होंगे, तो स्वार्थ जब नहीं टकराएगा तो झगड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। झगड़ा वहाँ कम होगा ऐसे समाज में। तो झगड़ा झंझट जहाँ कम होगा तो वहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यूनतम होगी। क्यों? क्योंकि गांधी ने कल्पना की थी जिस न्याय व्यवस्था की, कि एक पंचायत होगी, पंचायत वहाँ स्थानीय रूप से लोगों को समझा बुझा दिया करेगी, फैसले कर देगी, और सारे, क्योंकि मनुष्य यहाँ मूलतः नैतिक है, तो एक अगर व्यक्ति अनैतिक होता है, स्वार्थी होता है, तो बहुतेरे नैतिक लोग उसको सही रास्ते पे ले आएंगे। ठीक। तो ये है गांधी का राज्य बेसिक। अब है कि गांधी इससे ऊपर कोई कल्पना होगी कि गांव से ऊपर, तो गांधी जी मानते हैं कि गांव से ऊपर की जो व्यवस्था होगी, गांव अपने में स्वतंत्र इकाई होंगे, इससे ऊपर की जो व्यवस्था होगी वो भी क्या होगी, तो चुने हुए पंच होंगे। आज जो आप देखते हैं कैसी व्यवस्था है पंचायती राज की, ग्रामीण व्यवस्था है, हाँ 8 की 40। हाँ, त्रिस्तरीय है। गांधी जी उसी को ले जाते हैं ऊपर तक। और जब मनुष्य नैतिक है, उसमें आत्मबल है, तो कोई भी विदेशी शक्ति उसको गुलाम नहीं बना सकती, है ना। गुलामी का विरोध तो गांधी जी उसी आत्मबल और नैतिकता के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कौम के लिए किसी तरह की सेना की जरूरत नहीं है। ठीक, पहली बात। तो गांधी जी के शब्द में पुलिस विहीन राज का स्थान, हाँ, पुलिस विहीन राज, गांधी वही के राम राज्य हुआ। वही राम राज्य हुआ, जहाँ सब लोग नैतिक हों, ज़रूरतें स्थानीय स्तर पे पूरी होती हों, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वर्ण है लेकिन वो कर्म आधारित है। जो न्याय व्यवस्था है वो पंचायती पर आधारित है। जो राजनीतिक छोटी मोटी जो ज़रूरतें, जो सिस्टम बनाने की ज़रूरत होगी, उसको पंचायत के स्तर पे ही पूरा कर लिया जाएगा। तो ये है गांधी जी का राम राज्य, है ना। अब जैसे ये गांधी जी जब मानते हैं कि मनुष्य है, आत्मबल, नैतिकता के कारण उसमें आत्मबल है, उत्सर्ग की भावना है, और सामने वाले को भी नैतिक रास्ते से ही समझाना है, तो स्वाभाविक है कि वो रास्ता अहिंसा का होगा। ठीक। तो ये पढ़ने के लिए है कि ये यहाँ से लिया गया, वहाँ से नहीं लिया गया, नहीं, ये सब में एक कोरिलेशन है, अंतःसूत्र है। सभी तर्कों का एक अंतःसूत्र है, उसी को पकड़ना है, मूलतः ये समझने गीता का। से ही सब लिया गया है। और कर्म आधारित राज्य और कर्म आधारित निष्काम कर्म, हाँ, निष्काम कर्म। कि कर्म करना है, बहुत फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक। तो ये है, तो ये मोटा मोटी गांधी का विचार है। अब है कि गांधी वर्ण हम लोग देख लिए, जाति देख लिए, राज्य देख लिए। अब ट्रस्टीशिप, ये राम राज्य आने से पहले जो अभी स्थिति है उसमें सारा, जैसे एक डायलॉग है, कहीं हम लोग सचिवालय जाते हैं या कहीं भी लिखा हुआ है कि धरती पर जो जितने भी संसाधन हैं मनुष्य की ज़रूरतों के लिए अधिक हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए कम है। यानी कि ये जो सारे संसाधन हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो समाज से। तो जो पूंजीपति है उसकी जो पूंजी है या उसने जो भी कुछ बनाया है वो कहाँ से है, तो समाज से लिया गया है। तो वो इस चीज़ को समझे कि हम उस पूंजी के मालिक नहीं हैं, हम उसके ट्रस्टी हैं। और ये अंततः किसकी है, ये समाज की है, जो काम कर रहे हैं मजदूर उनकी है। ठीक। तो यही ट्रस्टीशिप है गांधी जी का, मोटा मोटी। और भी इसमें दाव पेच है, लेकिन मोटे तौर पे यही ट्रस्टीशिप है कि जो पूंजीपति है वो अपने को इस संपत्ति का ट्रस्टी समझे, और जो काम करने वाले लोग हैं जिनसे उसने लिया है उनको मालिक समझे। तो गांधी जी आज हो गया। हाँ, एक माना जा सकता है कि ये गांधी जी का क्रक्स है कि हाँ, अब इसी से सारा सवाल आता है। गांधी पे जितने सवाल हैं, एक बार पूछा गया है कि गांधी के व्यक्तित्व में सहज दांव पेचो या कुछ ऐसा था,
तो गांधी से एक दिन हम लोग फिर देखते हैं कि क्या क्या जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, ठीक, पूछा गया है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, ठीक है ना। तो जाति और धर्म पे तो कल कौन सा टॉपिक होगा? इसी पे जो सवाल आया है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह दिस टाइम।